प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने क्लास की शुरुआत सुभद्रा कुमारी चौहान की कालजयी रचना खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी उससे करेंगे, क्योंकि आज 1857 की क्रांति की द्वितीय वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे। कालजयी का मतलब होता है जिसने काल को जीत लिया है और हमेशा प्रासंगिकता में बने रहना। तो विद्यार्थियों, आज मैं बताना चाहूंगी कि रानी लक्ष्मीबाई की 166वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम भारतवासियों को उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करना चाहिए। 19 नवंबर 1828 वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका मनु कहलाती हैं। बाजीराव पेशवा के द्वारा वो छबीली कहलाती हैं और जब विवाहोपरांत महारानी लक्ष्मीबाई कहलाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके जैसी वीरांगना अद्वितीय थी। उनकी परवरिश ही ऐसे हुई थी, जैसे मैंने इसमें लिखा है कि शास्त्र के साथ साथ उन्हें शस्त्र की शिक्षा भी दी गई। क्योंकि उनकी माता का देहांत, माता भागीरथी बाई मोरोपंत तांबे की ये पुत्री थी। जब इनकी माता का निधन इनके 4 वर्ष में ही हो जाता है तो इनके पिता इन्हें अपने साथ, क्योंकि वो बाजीराव पेशवा के दरबार में काम करते थे, तो अपने साथ उन्हें ले जाते थे। तो उन्होंने बहुत नज़दीक से इसे देखा और नाना साहब और तात्या टोपे के साथ इन्होंने शस्त्र की शिक्षा भी ली। तो इनकी परवरिश एक ऐसे हुई कि जैसे लड़कियों को पाला ही नहीं जाता। बरछी ढाल कृपाण कटारी इसकी यही सहेली थी। तो जिसने अपने बचपन से इन्हीं के साथ खेला हो। बच्चों, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो बच्ची है इसकी जैसे मैंने आपको हमेशा कहती हूँ कि अपने द्वारा किया गया अध्ययन या अभ्यास या अपनी जो तैयारी है कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो यही इस बच्ची ने भी साबित करके दिखाया। यही उसकी परवरिश थी। इसके पिताजी ने इन्हें घोड़े की सवारी करना भी सिखाया था, हाथी की सवारी करना भी सिखाया था। जब कहा जाता 7 वर्ष की उम्र उन्होंने सब कुछ सीख लिया था। और देखिए उनके ये उस उम्र में कैसे काम आता है, इनकी यही शिक्षा कैसे काम आती है। विवाहोपरांत जब विवाह पहुंचती हैं तब वैसे देखा जाए तो जो झांसी का किला है अपने आप में बहुत एक उन दिनों भी प्रासंगिक रहा, क्योंकि ये जो झांसी का किला है वीर सिंह जो देव द्वारा बनाया गया था। ओरछा के राजा थे ये। और जो झांसी का ये जो किला है ओरछा से 18 किलोमीटर दूर है। 1602 में इसकी नींव रखी गई और 1611-12 में बन के तैयार हो गया। पहले तो ये ओरछा में था, परंतु इसे यदि अपन ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो फिर यह बाजीराव पेशवा वाले मतलब जो परिवार था उन्हें ये बाद में दे दिया गया था। परंतु यदि ये देखा जाए कि झांसी की नज़र अंग्रेजों पर हमेशा क्यों बनी रही, तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 1801, 1802, 1803 की जो संधियां थी उसके माध्यम से तत्कालीन राजा ने ऐसी संधि कर ली थी कि अंग्रेजों का आधिपत्य झांसी पर था। तो यही जो अपन आगे पढ़ेंगे तो यही संधियां फिर ये जो गंगाधर राव के परिवार के लिए मुश्किल का कारण बनी, या यही कहिए कि अंत में इसी आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति करी और जिसमें कि महारानी लक्ष्मीबाई उस जो लीगल जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था उनका एफिडेविट, रानी की लक्ष्मी जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं, फिर उन्होंने क्रांति का ही अपना उन्होंने बिगुल बजाया। ऐसा कहा जाता है कि जब वो झांसी आती हैं और उसके बाद से ये एक मतलब
उत्तराधिकारी की चर्चा झांसी के किले में हमेशा बनी हुई थी। गंगाधर राव से इन्हें एक पुत्र होता है, और उसके 4 महीने बाद उसका निधन हो जाता है। इसको यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो एक रानी थी सुखू देवी। कहा जाता है कि उन्होंने ईर्ष्यावश इस बच्चे को ऐसा जहर दिया, किसी को पता नहीं चला, और उसकी मृत्यु हो जाती है। गंगाधर राव को इसका बहुत अफसोस रहता है, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अपना उत्तराधिकारी मैं किसे घोषित करूं। तो उन्होंने अपने एक चचेरे भाई के 5 साल के बच्चे को गोद लिया। उसका नाम था आनंद राव। परंतु चूंकि उन्होंने अपने बच्चे का जो नाम दामोदर राव रखा था, बाद में इसी बच्चे को उन्होंने दामोदर राव नाम दिया। परंतु ये जो लॉर्ड डलहौजी है, कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी, उसकी सुधारात्मक नीतियां बहुत प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजों के ज़माने में सबसे कम उम्र का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। उन्होंने जो उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो उनकी हड़प नीति थी, वो ये थी कि जिस जगह भी, जिस क्षेत्र विशेष में यदि उत्तराधिकारी नहीं, मतलब उस राजा का यदि अपना सगा पुत्र नहीं है, तो वो उसे अपने राज्य में मिला लेते थे। जैसे मान लीजिए पंजाब हो गया, अवध, सिक्किम, उदयपुर, उनको तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अपना ही चुके थे। अब बारी आती है झांसी की। तो जब झांसी की रानी को ये पता चलता है, तो गंगाधर राव के सामने ही एक अंग्रेज जनरल है, एलिस के सामने एक एडॉप्शन की प्रोसेस होती है। 2 अंग्रेज लोगों के सामने जब ये एडॉप्शन की प्रोसेस होती है, बकायदा एफिडेविट लिया जाता है, तो ये कहा जाता है कि अब तो दामोदर राव जो है इनके उत्तराधिकारी हो गए हैं। परंतु एट ए टाइम डलहौजी द्वारा ये नहीं माना जाता है, और ये प्रोसेस होने के बावजूद, अंग्रेजों के सामने होने के बावजूद ये चीज़ नहीं मानी जाती है। जबकि 20 नवंबर 1853 को ये एडॉप्शन वाली बात होती है, परंतु खारिज कर दिया जाता है, और 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव का निधन भी हो जाता है। जब ये प्रक्रिया चल ही रही थी, अब इन्होंने सोचा, महारानी लक्ष्मीबाई ने, कि हमें अब, मतलब पहले तो अपनी सूझबूझ से सलाह मशवरा करके काम करना चाहिए। चूँकि विवाहपरांत मोरोपंत तांबे, जो महारानी लक्ष्मीबाई के पिता थे, वो भी झांसी शिफ्ट हो गए थे। तो अपने सलाहकारों के माध्यम से, अपने पिता के माध्यम से उन्होंने सोचा कि पहले हम इंग्लैंड के जो वहाँ का कोर्ट है, वहाँ पर हम अपनी बात रखेंगे। तो उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र थे, वकील थे, जॉन लैंग, उनकी उन्होंने हेल्प ली। और जॉन लैंग जो थे मेरठ में रहा करते थे, और मतलब इतने फेमस वकील थे कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा करते थे। और उसी समय उन्होंने एक भारत के व्यवसायी को एक मोटी रकम दिलवाई थी, मतलब केस उन्होंने जीता था। तो उन्होंने लैंग को ही अपना वकील बनाया, और लैंग गए भी वहाँ अपनी बात रखने। उन्होंने अपनी बात कही, अपील की है ये उस एडॉप्शन वाली प्रोसेस में, मगर लॉर्ड डलहौजी ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। जब उन्होंने खारिज कर दिया, तब उनको समझ में आया, महारानी लक्ष्मीबाई को, कि अब हम जो एक बात करने का जो तरीका है, अब उस तरीके से अब मामला सुलझने वाला नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले बाड़मेर के राजा मर्दान सिंह को एक पत्र लिखा और कहा कि अब हमें अंग्रेजों का सामना करना होगा, हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। और उन्होंने अपने अन्य मित्र राज्यों को से संपर्क किया, और उन्होंने कहा कि हमें करना होगा ऐसा काम, अंग्रेजों के विरुद्ध काम करना होगा। और जैसे एडॉप्शन की जो प्रक्रिया थी, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, महारानी को झांसी के किले से हटा करके उनको एक रानी का एक किला था, उस किले में उन्हें शिफ्ट कर दिया। 3 मंजिला उस जमाने में वो था, मतलब झांसी का जो किला था मेन, वो उनसे छीन लिया गया। तो अब उनको लगने लगा, और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया कि अब हमें अंग्रेजों से
लड़ने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमें तैयारी करनी होगी। उन्होंने बाड़मेर के राजा को भी लिखा था कि अब मैं तैयारी कर रही हूँ। तो जैसा मैंने अभी बताया विद्यार्थियों कि उन्होंने जो बचपन में जो शस्त्र शिक्षा ली थी, उसी शस्त्र शिक्षा का समय आने पर उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने अपनी एक 14,000 लोगों की उन्होंने एक टुकड़ी तैयार की और उसी के बीच वो अपना अस्त्र शस्त्र चलाना, और इसी बीच उन्होंने मतलब कुछ इस तरह के पठान दिखने वाले कपड़े उन्होंने पहने, पुरुषों वेश वाले कपड़े पहनने लगे, लंबे बालों को वो इस तरह कवर अप करके अपना छुपाने लगी और उनकी इस तरह की ड्रेस वो पहनने लगी ताकि अचानक यदि जरूरत पड़ जाए तो हमको किस तरह से तैयार होना हो। तो इस तरह की प्रोसेस से अब उन्हें समझ में आने लगा कि हमारी तैयारी है, और अंग्रेजों से सामना करने के लिए वो अपने किले में इस तरह की व्यवस्था वो करने भी लगी। पर इसी बीच क्या हुआ, मंगल पांडे का जो विद्रोह था, मेरठ से जो विद्रोह शुरू हुआ था 1857 की क्रांति वाला, वही विद्रोह होते होते उत्तर भारत में से फैलता हुआ वह मेरठ, कानपुर, अब वह धीरे धीरे पहुंचता है झांसी। अब जब झांसी में पहुंचता है तो चर्चा के दौरान मैंने देखा और मैंने रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ किताबें पढ़ी, तो उसमें मैंने देखा कि एक किताब में ये लिखा हुआ था कि जब जो विद्रोही लोग थे, विद्रोहियों से बचने के लिए झांसी में रहने वाले जो अंग्रेजी परिवार थे वो किले में उन्होंने संरक्षण, झांसी के किले में संरक्षण लेना शुरू कर दिया। परंतु कहा जाता है कि विद्रोहियों ने उनको मारा। अब जितने भी ब्रिटिश वो थे उनको मार दिया गया, लगभग संख्या काफी ज्यादा थी। अंग्रेज इस वजह से भी बहुत क्रोधित थे और बाद में वही विद्रोही झांसी से 500 किलोमीटर दूर दिल्ली भी चले जाते हैं। मतलब ये जो मेरठ विद्रोह की आग की चिंगारी थी अब झांसी पहुंच चुकी थी। रानी अपने उस 3 मंजिला किले से अब वो झांसी पे आ जाती हैं और झांसी में रह करके वो अपना पूरा राजकाज संभालने लगती हैं। और अब उन्होंने शस्त्र बनवाना, रसद की तैयारी करना, इस तरह का उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी और उनको मालूम था कि हमको अंग्रेजों से लड़ना होगा। इस बीच डलहौजी ने एक बार फिर से रानी से प्रयास किया कि आप अपना विद्रोह कम कर लीजिए, मगर रानी अब नहीं मानी। तब जो जनरल ह्यूरोज था उसे कमांड सौंपी गई कि अब आपको झांसी में देखना है। इस बीच जब विद्रोह चल ही रहा था, जनरल ह्यूरोज द्वारा पूरे झांसी में को कवर करने का प्रयास किया गया। उससे पहले ही झांसी की रानी ने, उसे मालूम था कि अंग्रेज हम हमारी पूरी झांसी को घेर लेंगे, क्योंकि किले के चारों ओर उसके चौतरफा उसने व्यवस्था कर, कहते हैं खाई भी खुदवा दी थी कि रानी की जो झांसी है वो झांसी की रानी निकल ना पाए। तो झांसी की रानी ने उससे पूर्व ही झांसी के पूरे पेड़ कटवा दिए थे कि अब मतलब जब अंग्रेज आएंगे उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिलनी चाहिए ताकि वो ज्यादा सामना न कर सके। और इधर अंग्रेजों ने सोचा था महिला है, ज्यादा विद्रोह कर ही ना पाएगी और हम जल्दी से उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा होता है कि झांसी की रानी लगभग 8 दिन अंग्रेजों का सामना अपने इन्हीं सैनिकों के माध्यम से करती हैं। जनरल ह्यूरोज ने सोचा कि ऐसे तो रानी झांसी की रानी से सामना करना मुश्किल है। उसने कूटनीति से काम लिया। जब सैन्य नीति सफल नहीं हुई उसने कूटनीति से काम लिया और उसको लगा कि हमें किसी ऐसे भेदिया से मिलना होगा जो हमको अंदर का रास्ता बता सके। जैसा मैंने कहा कि एक राज परिवार की एक महिला द्वारा बच्चे को जो विष दिया गया था, वैसे ही यहाँ हुआ। इनके एक चचेरे भाई ने अंग्रेजों को, चूंकि ये जो झांसी का किला था इसमें 10 गेट बने थे, 10 द्वार थे। ओरछा का गेट अलग था, आपके ग्वालियर का गेट अलग था, मतलब हर जगह जाने के लिए अलग से रास्ते बने हुए थे। चाहते तो झांसी की रानी आवश्यकता पड़ने पर निकलते ही किले से, परंतु किले के अंदर आने के लिए उस व्यक्ति द्वारा
रास्ता बता दिया गया, अंग्रेजी सैनिकों ने किले पर प्रवेश कर लिया। अब वहां से रानी को निकलने के लिए, और ये कहा जाता है कि जब 8 दिन युद्ध चला है अंग्रेजों से, तो वो अपने किले की प्राचीर से देखा करती थी कि हमारी सेना कैसे, और उनका मनोबल भी बढ़ाया करती थी। परंतु जब उनको लगा कि अब देश काल परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हमको झांसी से निकलना पड़ेगा, इस किले से निकलना पड़ेगा, तो उन्होंने, ये जो पढ़ने के दौरान मिलता है कि अपने बादल, अपना जो उनका घोड़ा था, उनके 3 घोड़े थे, प्रिय घोड़े, बादल, पवन और सारंगी। तो बादल पर सवार होकर के वो मतलब लगभग 100 फुट नीचे कूदते हैं, और अब वो अपना किला छोड़ने का मन इसलिए बना देती हैं क्योंकि अब उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। कहा जाता है कि जो बादल है उसको ज्यादा सह नहीं पाता है, और वो जो बादल घोड़ा है अपनी रानी को बचाते हुए दम तोड़ लेता है। इधर रानी ने घोड़ा बदला है और अपने उस दत्तक पुत्र के साथ ही वो घोड़े से कूदती हैं। और एक किताब में पढ़ने को मिलता है, विष्णु भट्ट गोडसे, उनका कहना है कि रानी को उन्होंने फिर झांसी की सड़कों में भी देखा है। उसके बाद वो कालपी निकलती हैं। कालपी पर विजय प्राप्त करते हुए जब वो आगे जाने लगती हैं, तो झांसी की रानी की लड़ाई के लिए उस जमाने में स्पेशल फोर्स अंग्रेजों को बुलानी पड़ी थी। तो कालपी से आगे बढ़ने लगती हैं झांसी की रानी, और जब वहां तो वो विजय प्राप्त कर लेती हैं, उससे आगे वो ग्वालियर पहुंचती हैं। ग्वालियर के राजा से, हालांकि उन्होंने सबको, मित्र राज्यों को उन्होंने पत्र लिखा था कि आप मेरा सहयोग करिएगा, पर सिंधिया महाराज द्वारा उन्हें सहयोग नहीं मिलता है। तब भी वह किले पर अपना अधिकार कर लेती हैं और वो आगे निकलने लगती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस बीच, जो कि अंग्रेज लोगों को पूरी जानकारी थी, उनकी सेना उनके साथ साथ आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसा कहा जाता है कि फिर वो थी कोटा की सराय, वहां पर पूरे ये अंग्रेज सैनिक पहुंचते हैं, और अंग्रेज सैनिक बहुत ज्यादा थे, इनके पास सेना कम थी। जब ये लड़ते लड़ते आगे पहुंचती हैं, तो इनके पास जो इनकी सेना के जो सैनिक थे वो भी कम पड़ जाते हैं। और जब इसी बीच हीरोज ने और चतुराई से काम लिया, उसने एक सेना रखी हुई थी, ऊंटों की सेना। ऊंटों के टुकड़े को उसने एट ए टाइम तब उतारा जब झांसी की रानी के पास सैनिक कम होने लगे। जब झांसी की रानी ने ये देखा कि मैं पूरी तरह घिर चुकी हूं, तो उन्होंने कहा मेरे पीछे आओ। ये जो कहानी है, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, जॉन हेनरी की पुस्तक है द रिकलेक्शन ऑफ कैंपेन मालवा एंड सेंट्रल इंडिया। इसमें जनरल रॉड्रिक्स जो वहाँ युद्ध में भाग लेता है, उसने ही बताया कि मैंने झांसी की रानी को देखा, तो वो अपना जो घोड़े का जो उसका पकड़ने वाला जो हिस्सा है, रस्सी जो जिसे घोड़े को नियंत्रित करते हैं, वो उन्होंने दांत में रखी हुई थी, और दोनों हाथों से तलवार वो चलाती चली जा रही थी। परंतु जब उन्होंने देखा कि हम घिरते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे पीछे आओ। 15 सैनिक लगभग उनके पीछे चले जाते हैं, और कुछ सेकंड में अंग्रेज समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या होगा। उसके बाद एक सैनिक द्वारा उन्हें पीछे से संगीन मारी जाती है। उन्हें हल्का सा बाहों में दर्द होता है कि ऐसा क्या हुआ है। उसके बाद एक सैनिक ने राइफल से भी उन्हें मारा। बचने का वो प्रयास करती हैं, तो कहा जाता है कि एक झरना सामने उनके आ गया, तो उन्होंने अपने घोड़े को जब टेक लगाई, क्योंकि वहां इन्होंने घोड़ा बदला है, तो जब उन्होंने घोड़े में अपनी टेक लगाई है, एड़ लगाई है, घोड़ा अड़ गया, टस से मस नहीं हुआ है। यदि रानी उस झरने को पार कर जाती तो आज की कहानी कुछ दूसरी होती, परंतु ऐसा न हो सका। और झांसी की रानी को उसी एड़ के कारण, वो ऐसा कहा जाता है उन्होंने इतनी तेज एड़ लगाई थी कि वो मतलब आगे आई ऐसे कि वो जो घोड़े का जो गर्दन थी उस पर वो लटक सी गई। तो उनके जो सैनिक थे, उनके जो
झांसी की रानी वाले, उन्होंने उनको वहां से करा है। परंतु इस बीच एक अंग्रेज ने उनको ऐसी कटार मारी है कि उनकी कहा जाता है हट गई है, उन्हें दिखी नहीं है, और उसके बाद उनका ये जो सिर है वो माथा फट जाता है। पर इसी बीच उनके जो अंगरक्षक बॉडी गार्ड जो झांसी की रानी के थे, उन्होंने उनको लिया है। और फिर ऐसा इतिहास की किताबों में पढ़ने को मिलता है कि वो एक मंदिर वहां पर था, गंगादास की कुटिया उसको कही जा रही, वो वहां फिर वो इतना ही कह पाती हैं, एक तो बोलने का प्रयास करती हैं कि दामोदर की रक्षा करना, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब बचना मुश्किल है, फिर उन्होंने ये कहा कि मेरा ये शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें गंगा जल पिलाया गया, उनके ओंठों को तर किया गया, और फिर अंत्येष्टि की तैयारी की गई। इसी बीच जो अंग्रेजों की टुकड़ी है अंत्येष्टि के नज़दीक पहुंचते हैं, तो जो जनरल है यूरोज, वो अपने बूटों से उस जो जली हुई राख को छूता है, तो कहीं ना कहीं उसे हड्डियों के अंश दिखते हैं, और पूरी जो मंदिर का अहाता है वो अंग्रेजों से पूरी तरह फैला हुआ था, वहां पर सबका कवर था। तो और ये कहा जाता है दामोदर राव को सुरक्षित बचा लिया गया, हालांकि उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई है, जिसने बचाया उसने भी। रामचंद्र देशमुख का नाम आता है कि उन्होंने उसको बचाया है। लगभग 2 साल बाद ये उनके दामोदर राव द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से 2000 की पेंशन उन्हें दी जाती है, और इंदौर जाकर रहने लगे। कहा जाता है कि इंदौर में होलकर परिवार कहा जाता है, या तो कहा जाता है कि ये परिवार अपने आप को झांसी वाला कहता है, और अभी भी उनका परिवार कहीं ना कहीं है। तो मैं तो इस विषय को पढ़ने के दौरान आंखें मेरी भर आई कि कैसे एक अंग्रेज ने सोचा ये महिलाएं कुछ भी नहीं कर पाएगी। परंतु देखिए बच्चों, आज 166वीं हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, और ये जो कालजयी रचना है, खूब लड़ी वीर रस से परिपूर्ण ये रचना, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये दोनों ही अमर हो जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान अमरता तो पाई है वीरांगना ने, और ये द्वितीय वीरांगना इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि जो पहली वीरांगना है वो मध्य प्रदेश की ही अवंतीबाई लोधी हैं, क्योंकि वो शहीद हुई मार्च 1858 में। तो झांसी की रानी आज के दिन 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त होती है, वीरांगना कहलाती, इसलिए द्वितीय वीरांगना। बच्चों, ये जो आपका आज अपन ने जो पढ़ा आपके पॉलिटिकल साइंस में 1857 की क्रांति में फर्स्ट ईयर में एनईपी 2020 में मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव तीनों में है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में तो है ही। मेरा प्रयास था कि हम आज झांसी की रानी को कुछ इस रूप में याद करें। हम संपूर्ण भारतवासी आज श्रद्धा पूर्वक उन्हें नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।